लोग का फर्स्ट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला चैप्टर कौन था टर्म 1 में? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम लोग को क्या पढ़ना था? लाइफ प्रोसेस में लाइफ के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का मतलब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है कि नहीं? जरूरी नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन होगा तभी तो लाइफ प्रोसेस होगा। रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, कोई रिप्रोड्यूस होगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? लाइफ प्रोसेस का क्या करेंगे? लाइफ प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे कि हार्ट कैसे वर्क करता है, किडनी कैसे वर्क करता है। रिप्रोडक्शन जीवन देता है, क्या देता है? नया स्पीशीज को देता है। रिप्रोडक्शन नाम ही है रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले जो हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही पेरेंट हो, या हम ये समझ लें कि जिसमें मेल और फीमेल वर्ड्स नहीं है, तो जिसमें मेल और फीमेल का कोई जरूरत नहीं है। जबकि सेक्सुअल सीधा एकदम समझ लो कि सेक्सुअल का मतलब जिसमें एक मेल और एक फीमेल होना ही चाहिए। क्या चाहिए? एक मेल और फीमेल होना चाहिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं यूनिपेरेंटल। क्या बोलते हैं? यूनिपेरेंटल, जिसमें एक ही न उसमें मेल हो न फीमेल। ही नहीं कि अगर एक के हुआ तो मेल है या फीमेल, एक के कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, उसका कोई सेक्स निर्धारित नहीं है कि वो है क्या। ठीक है, तो ये होता है यूनिपेरेंटल। अगर ये यूनिपेरेंटल तो ये क्या होगा? मल्टीपेरेंटल। बाईपेरेंटल क्या होगा? बाईपेरेंटल। ठीक है, बाईपेरेंटल का मतलब दो, एक हो जाएगा मेल, दूसरा फीमेल। ठीक है। दूसरा इसमें जो होता है वो डिट्टो, यानी क्या बोलते हैं, उसका जो डॉटर सेल होता है एकदम जीरोक्स कॉपी होता है। क्या होता है? जीरोक्स कॉपी। जीरोक्स कॉपी का मतलब क्या होता है कि हूबहू जैसा है, ठीक उसका जो अगला जनरेशन होगा से उसी से मिलता जुलता होगा। किससे मिलता जुलता है? उसी से मिलता जुलता है। जबकि इसमें क्या होता है? बाईपेरेंटल, इसमें दो मेल और फीमेल होता है, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी मेल, थोड़ा सा प्रॉपर्टी फीमेल, तो इसमें डिट्टो नहीं आ पाता है। हाँ, ये है कि अगर आदमी है तो आदमी ही होगा, जानवर नहीं हो सकता है, लेकिन सेम एकदम डिट्टो कॉपी नहीं होगा। समझ में आ गया? बाईपेरेंटल, यूनिपेरेंटल। अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कोई बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अलग मतलब जनरली किस टाइप का मतलब सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा? यूनिसेलुलर। क्या होगा? जरूरी नहीं कि सिर्फ यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर भी है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक सेल, मतलब वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ कितना सेल से बना हो? एक सेल से बना हो। ठीक है। मल्टी सेलुलर मतलब जिसका एक से, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर है, हम लोग का बहुत सेल है ना, अलग अलग सेल है, अलग अलग टिश्यू है, तो हम लोग मल्टी सेलुलर हो गए। और सेक्सुअल में मल्टी सेलुलर भी होता है और कौन होता है? यूनिसेलुलर भी होता है। ठीक है। हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। किस पर? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। फिर बाद में आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन बता, पेड़ पौधा का जो होता है उस रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल में देंगे या असेक्सुअल में? एसेक्सुअल में। उसका दोनों होता है, असेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। असेक्सुअल का बता रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोग्रेशन आगे पढ़ना है। असेक्सुअल जिसमें पेड़ का तना, क्या तना, पत्ता, ये सब रिप्रोडक्शन में भाग ले, उसको बोलते हैं असेक्सुअल। जिसमें पेड़ का फ्लावर भाग ले रिप्रोडक्शन में, तो वो क्या होगा? सेक्सुअल। काहे कि पेड़ पौधा जैसे ही फ्लावर आ गया तो उसमें दो चीज होता है, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट, और जहां मेल और फीमेल यानी दो आ गया, फिर वो क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? तो हम लोग किसका बात करेंगे अभी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका किसका पढ़ना है पहले वो बता देते हैं।
असेक्सुअल में हमको टर्म 2 में इतना का पढ़ना है। अच्छा, इसमें कुछ चीज जो हम डायरेक्ट बोलेंगे उसको लिख लेना है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन इस बार अगर नहीं आएगा तो जनरली बस उसका नोट्स में वो चीज नहीं होगा, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजन। फिजन होता क्या है? फिजन का मतलब दो चीज होता है, एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन। एक होता है FISSION और एक होता है FUSION, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। और इसका मतलब होता है जुड़ना। हम लोग पढ़े ना फ्यूजन सन वाले में, एक होता है एटम बम और एक होता है हाइड्रोजन बम। हाँ। एटम बम में क्या होता है? फ्यूजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। और हाइड्रोजन बम में फ्यूजन होता है, जैसे सन में होता है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम देता है, तो वो अगर नहीं देखेंगे फ्यूजन। फ्यूजन 2 प्रकार से होता है, एक होता है बाइनरी फ्यूजन। क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन। और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन। एक होता है बाइनरी। अच्छा, बाइनरी का मतलब क्या होता है? जिसमें सिंगल पैरेंट। और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन। इसमें मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स मल्टीपल नहीं होता है, एक ही पेरेंट से मल्टीपल डॉटर सेल होगा, मतलब कि टूट के बहुत सारा नया बनेगा सेल, ठीक है। एग्जांपल में देख लो, बाइनरी फ्यूजन मतलब कि ये यूनिसेलुलर बॉडी है। एग्जांपल में अमीबा ले लो। क्या ले लो? अमीबा यूनिसेलुलर है। अब ये क्या करेगा? टूट के मतलब 2 नया अलग अलग अमीबा को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गया बाइनरी, सिर्फ 2 दे रहा है, तो ये हो गया बाइनरी फ्यूजन। अब क्या होगा वही बताएंगे। और कोई यूनिसेलुलर है, वो टूट के बहुत सारा दे रहा है। क्या हो रहा है? बहुत सारा दे रहा है। उसका कोई काउंट नहीं है कि 4 या 5 या कितना। तो ये हो गया मल्टी फ्यूजन। क्या हो गया? मल्टी का मतलब बहुत सारा टूट के, और बाइनरी का मतलब सिर्फ 2 टूट के। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे किसका बाइनरी फ्यूजन होगा और किसका मल्टी फ्यूजन होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? फ्यूजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा क्या? पहले फ्यूजन का अलग अलग फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। जो मेन है, ठीक है, जिससे आगे जो रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो जिससे रिप्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से टूट के क्या हो रहा है? डॉटर सेल। तो एक से टूट के 2 बन रहा है, उसी को बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। और एक से टूट के बहुत सारा डॉटर सेल, 2 से ज्यादा, स्प्लिटिंग ऑफ 1 पेरेंट सेल टू वेरियस डॉटर सेल, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। अरे हम लोग दूसरा है ऐसा, हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अभी हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा कर रहे हैं। स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन समझ में आ गया? अच्छा, फ्यूजन बताने से पहले एक चीज बताते हैं। जो भी होगा, एक जनरेशन से जो अगला जनरेशन आएगा, तो ये सेम टू सेम कैसे आता है? सेम टू सेम, यानी उसमें मतलब जब सेक्सुअल होता है तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन दिख जाता है, और सेक्सुअल में वेरिएशन नहीं दिखता है। टोटल क्या होता है? जीरोक्स कॉपी होता है। तो सेक्सुअल में वेरिएशन क्यों आता है? बार बार पूछता है कि किसके कारण, मतलब एक जैसे आदमी है तो उसका जो बेबी होगा वो क्या होगा? आदमी जैसा ही होगा ना। ऐसा है कि, या फिर मान लो कोई घोड़ा है तो उसका जो होगा वो घोड़े टाइप का होगा, ठीक है। ये नहीं कि छोटा हो गया या हो गया। तो इसका क्या रीजन, इसका मेन कारक क्या है? इसका मेन रीजन है डीएनए। क्या है? डीएनए। 9th क्लास में सेल के बारे में पढ़ चुका है ना। अच्छा, सेल में क्या क्या होता है? सेल में सेल के सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सेल के सबसे ऊपर वाले को प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद जो अंदर में होता है इसको साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। एक बार रिवीजन करवा देते हैं ताकि साइटोप्लाज्म। इसके अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस। इसके अंदर में न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन जाता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को जब कंबाइंड रूप से बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर ही होता है जो हमारे डिट्टो
क्या होता है Genetic कॉपी। material। हाँ, कॉपी को क्या करता है, मतलब अगर हम आदमी है तो तुम लोग सुना होगा ना कि इसका नाक इसके पापा पे मिलता है, इसका नाक इसके दादा, सुना है ना। तो ये प्रॉपर्टी आता है कहाँ से है, तो इसके लिए एक कारक है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। क्या पाया जाता है? DNA। डीएनए। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी समझना है, हम लोग को क्वेश्चन पूछता है बार बार, ठीक है। डीएनए, डीएनए का सबसे पहले ये बताओ, डीएनए का फुल फॉर्म पूछता है, इसको पूछता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। वाटसन एंड कौन बताया था? वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। अच्छा, डीएनए होता क्या, इसको अच्छा से समझ लो ताकि दोबारा दिक्कत ना हो। ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ये सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस को, ये सब माइक्रोस्कोपिक है, यानी सेल खुद क्या है? माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप से उसके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अब ये होता इस तरह से है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर। कौन सा लाइक स्ट्रक्चर? एक्स लाइक। इस एक्स लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम। हम लोग क्रोमोसोम से ही हमारे अंदर क्या होता है, सेक्स का निर्धारण होता है कि हम लोग मेल होंगे या फीमेल होंगे। ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, कौन बताएगा? 22 पेयर। मतलब 46। 23 पेयर मतलब 46, ठीक है। अगर जिसका कम आ गया तो उसका शारीरिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा उसी टाइप का हो जाएगा। जिसके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर देखेगा कि किसी का एक्स्ट्रा उंगली निकल जाना कुछ, तो ये सब बढ़ जाने का, यानी उसको बोलते हैं कमना या बरना सिंड्रोम। क्या होता है? सिंड्रोम, ठीक है। तो वो अभी नहीं पढ़ना है, बस ऐसे ही। क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए से। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, हेलिकल लाइक, किस तरह से, फोटो बता इस तरह से, ठीक है। ये डीएनए है। क्या है? ये क्या है? डीएनए है। डीएनए का एक पार्ट जो होता है, ये इसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। इसको सुना है ना, जेनेटिक। जेनेटिक, हाँ भैया। तो इसी एक पार्ट को क्या बोलते हैं? जीन। इसी को बोलते हैं जेनेटिक। यानी ये होता है जेनेटिक, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ये बताता है, जेनेटिक। ये किससे बनता है पता है? एडिनोसिन। इसमें क्या रहता है? एडिनोसिन। इस तरह से ये सब मिलके ये बनता है। तो ये हम लोग को अभी इतना एडिनोसिन उसके अंदर पाया जाने वाला है। डीएनए में जो बनता है किस एलिमेंट से? फास्फोरस से। किससे बनता है? फास्फोरस से बनता है। डीएनए किससे बनता है? फास्फोरस से बनता है। डीएनए के अंदर जो बॉन्डिंग होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई क्वेश्चन पूछे कि डीएनए किससे बनता है? कौन से? फास्फोरस। तो डीएनए जो है, डीएनए ये फास्फोरस से बनता है। किससे बनता है? फास्फोरस। इसके अंदर जो बॉन्डिंग होता है वो कौन सा बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, डीएनए का ये एक पार्ट जो है इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक। यही क्या होता है, इंफॉर्मेशन को, हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करके रखता है। क्या करके? स्टोर करके। और वो अगले जनरेशन को वही इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? वही इंफॉर्मेशन देता है। तो जब नया बेबी होता है तो सुना होगा कि फादर वाला इसका प्रॉपर्टी, सिर्फ चेहरा ही नहीं, कभी कभी उसका प्रॉपर्टी, जैसे अगर फादर का लक्षण होगा कि मतलब किसी प्रकार का हैबिचुअल लक्षण होगा, तो उसका बेटा को भी वही लक्षण, कि वो भी ऐसे ही चलता है। सुना है ना? तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो कौन देता है? डीएनए किसके अंदर रहता है? जीन के अंदर रहता है, ठीक है। और ये जीन आपस में मिलकर क्या बनता है? ये पूरा का पूरा है डीएनए। क्या है? ये है डीएनए। ये क्या है? इसका एक पार्ट को क्या बोलते हैं? जीन। ये पूरा डीएनए। और डीएनए मिलकर क्या बनता है? क्रोमोसोम। ये क्या है? देखो एक बार फिर से समझ लो, एक बार इसको फिर से समझ लो। ये क्या है? पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? डीएनए का छोटा पार्ट क्या है? जीन। ये समझ आ गया? यानी जीन से बना डीएनए, और डीएनए से क्या बना? क्रोमोसोम। बोलेगा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है?
X लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यही क्या करता है कि जब मतलब गैमेट बनता है या कभी भी जब डिवीजन होता है तो यही क्रोमोसोम क्या करता है, अपना सबसे पहले फोटोकॉपी तैयार करता है। क्या तैयार करता है? फोटोकॉपी तैयार करता है। जब ये फोटोकॉपी तैयार करता है, फर्टिलाइजेशन होता है। गैमेट क्या होता है? रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेशल सेल जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं गैमेट। जैसे मेल और फीमेल में होता है ना, हमारे अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवम, तो ये गैमेट है। क्या है? गैमेट, जो एक स्पेशल प्रकार का सेल है। क्या है? यही फर्टिलाइज, इसको बोलते हैं गैमेट। समझ में आएगा गैमेट? तो गैमेट जब पढ़ाएंगे तब पता चलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे समझ आएगा क्या होता है। जब सबसे पहला क्रोमोसोम अपना क्या करता है, पेयर हटाता है। फोटोकॉपी यानी डीएनए अपना कॉपी तैयार करता है। जैसे ही कॉपी तैयार किया तो न्यूक्लियस के अंदर 2 डीएनए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 डीएनए। और वही डीएनए फिर आपस में मतलब वही न्यूक्लियस टूटता है तो एक डीएनए एक में और दूसरा डीएनए दूसरे में चला जाता है। उसको हम अभी फिगर से बताएंगे। तो डीएनए समझ में आया क्या है? और डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। डीएनए, हाँ ठीक है, जीन से डीएनए और डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। ये ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजन का अगला जो ये बचा हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है यहाँ कि डीएनए का क्या यूज है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। चलो हम लोग अभी तक क्या देख रहे हैं? फिजन में बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। और बाइनरी फिजन भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। एक होता है ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन। और एक क्या होता है? इरेगुलर। क्या होता है? फ्यूजन। तो हम लोगों को बस ये जानना है, ये दोनों जानना है। परीक्षा में नहीं पूछेगा। परीक्षा में ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आता है? इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है किसमें है? तो ये लुस्मानिया। क्या है? लुस्मानिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, लुस्मानिया होता क्या है? लुस्मानिया एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ, जिसके कारण कालाजर होता है। क्या होता है? कालाजर। तो ये लिख लेना कि लुस्मानिया क्या है? लुस्मानिया एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ जिसके कारण क्या होता है? कालाजर। ये फैलता किसके कारण है? सैंड फ्लाई। किसके कारण? सैंड फ्लाई। जिसको हिंदी में बोलते हैं बालू मक्खी। कालाजर मतलब कालाजर, ब्लैक फीवर। कालाजर हमारे अस्थि मज्जा को खराब करता है। किसको? अस्थि मज्जा क्या है? हड्डी के अंदर जो होता है ना, चिकन खाया तो कैसे एकदम हड्डी को जब जान चिबा लेता है तो क्या करता है पूरा, तो बोलता है ना कि एक बार इसको अच्छे से खा लो। हड्डी के अंदर जो पाया जाता है ना उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। बाइनरी फिजन, ठीक है। अस्थि मज्जा ब्लड को क्या करता है? बनाता है, ठीक है। तो बोन मैरो ब्लड को बनाता है। और कालाजर किसको प्रभावित करता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो को। तो इसलिए होता किससे है? लुस्मानिया प्रोटोजोआ से। किससे? लुस्मानिया। उसको फैलाता कौन है? उसका वाहक सैंड फ्लाई, मक्खी से फैलता है, ठीक है। लुस्मानिया प्रोटोजोआ है। क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लुस्मानिया क्या है? लॉन्गिट्यूडनल का, देखो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ये एग्जाम्पल में लुस्मानिया, ठीक है। इसका फिगर देखो क्या होता है, इसको समझो। लुस्मानिया लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस तरह से करता है? ये इस तरह का इसका फिगर होता है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये लुस्मानिया क्या है? लुस्मानिया। ये जो बाल टाइप का लग रहा है इसको बोलते हैं फ्रैगिला। क्या बोलते हैं? फ्रैगिला, ठीक है। ये क्या करता है? ये लॉन्गिट्यूडनली क्या करता है? सबसे पहले ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम डीएनए। सबसे पहले डीएनए का क्या करता है? फोटोकॉपी। क्या करता है? फोटोकॉपी। और जैसे ही फोटोकॉपी हो गया तो इस डीएनए के अंदर मान लो ये डीएनए है तो इसका एक और फोटोकॉपी बना दिया, ठीक है। अब ये क्या होता है? न्यूक्लियस ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। क्या करता है? ग्रोथ। जैसे ही ग्रोथ किया तो ये ग्रोथ करता हुआ और ये 2 पार्ट में क्या हो जाता है?
लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और एक फिर यहाँ पे इस तरह से लंबा होके ये दो पार्ट में क्या होने लगता है, ब्रेक होने लगता है। क्या होने लगता है, ब्रेक। और जैसे ही न्यूक्लियस का दो पार्ट में टूटना, फिर आगे क्या है, ये पूरा का पूरा टूट जाता है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इस तरह से। यहाँ पे एक यहाँ पे आ जाता है और एक यहाँ पे, और ये फ्रैगला एक इधर भी और एक इधर भी, दोनों तरफ से फ्रैगला। तो इस प्रकार की डिवीजन को देखो, एक से कितना हुआ फाइनली, दो। तो एक से दो बाइनरी फिजन, ये डिवीजन किस प्रकार हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल। तो इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तुम लोग को बस ये जानना है कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता किसमें है। तो लुस्मानिया में, लुस्मानिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्रोटोजोआ ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। 500 रुपया तो पेटीएम मारो चलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन। क्या देखेंगे, ट्रांसवर्सल। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लॉन्गिट्यूडनल रूप से, ट्रांसवर्सल तो यहाँ पे पूछेगा तो फिगर बना ले, एक लॉन्गिट्यूडनल हो गया सर। हाँ हाँ वो लॉन्गिट्यूडनल था। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन। इसका बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। क्या है, पैरामीशियम। पूछेगा पैरामीशियम क्या है, ये बैक्टीरिया। पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम का एक एग्जांपल है एंटी अमीबा हिस्टोलिट का। क्या है, एंटी अमीबा, लिखना मत, एंटी अमीबा हिस्टोलिट का, जिसके कारण पेचिस हो जाता है। क्या होता है, पेचिस हमारे आंत को प्रभावित करता है, आंत को, इंटेस्टाइन को। पेचिस किसके कारण होता है, एंटी अमीबा। क्या होता है, पेचिस एक बीमारी का नाम है जो हमारे लीवर को और आंत को प्रभावित करता है। लीवर में पूरा फुंसी, मतलब छोटा छोटा घाव जैसा कर देता है, ठीक है। वो है क्या, पैरामीशियम। क्या है, पैरामीशियम। ये इस प्रकार का एक मान लो सेप है, ठीक है, इस प्रकार का सेप है। अब ये क्या करता है, ट्रांसवर्सल रूप से, ये क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। अच्छा, पैरामीशियम जो गति, मतलब पैरामीशियम जो मोशन करता है, इसमें छोटा छोटा इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं, सिलिया, ठीक है। इसी से वो क्या करता है, आगे मोशन करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो ये जो डिवीजन करता है, सेम प्रोसेस क्या करता है, फोटोकॉपी करके न्यूक्लियस क्या होता है, टूट जाता है। जैसे ही टूटता है तो ये न्यूक्लियस एक्टिव रहता है, लेकिन ये न्यूक्लियस क्या होता है, पहले इस तरह से बड़ा हो गया, और न्यूक्लियस बड़ा हुआ तो साइटोप्लाज्म वगैरह में क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब ये ब्रेक कर गया तो एक किसमें चला गया, किसमें चला गया, दो अलग अलग क्या हो गया, दो अलग अलग टूट गया। तो ये देखो बाइनरी फिजन है, ये किस प्रकार का टूटा, ट्रांसवर्सल। तो इस प्रकार का एक इसमें चला गया और एक इसमें चला गया और एक इसमें चला गया। तो ये दो अलग अलग पैरामीशियम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो फिजन होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन। समझ में आ गया। जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है वो है इरेगुलर बाइनरी फिजन। क्या होता है, इरेगुलर बाइनरी फिजन। इसका बेस्ट एग्जांपल हम, ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम पैरेंट सेल। ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सली रूप से स्प्लिट होके दो पार्ट में, ये दोनों डॉटर सेल, ठीक है। तो ये पैरामीशियम में होता है ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन। पैरामीशियम क्या करता है, पैरामीशियम से क्या होता है, पैरामीशियम है डायरेक्ट यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है। क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे इरेगुलर बाइनरी फिजन। क्या पढ़ेंगे, इरेगुलर बाइनरी फिजन। इरेगुलर बाइनरी फिजन किसके लिए होता है, तो जिसका कोई फिक्स ना हो कि किधर से ब्रेक करे। एक एग्जांपल, ये मान लो अमीबा है। क्या है, अमीबा। ये क्या है, अमीबा। अमीबा ये क्या है, इसका न्यूक्लियस। ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसको देखो क्या होता है,
ये अमीबा है। अब जब इस प्रकार से डिवीजन होता था, जब लॉन्गिट्यूडनल होता था तो हम क्या बोलते थे? लॉन्गिट्यूडनल। जब इस प्रकार से होता था तो क्या बोलते थे? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। इसमें क्या होता है, इधर से भी हो सकता है, इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर से भी हो सकता है, ठीक है। अमीबा हम लोग पढ़े थे ना लाइव प्रोसेस में, अमीबा अपना फूड कैसे देता है, पता है कि जिधर वो अपना फूड देता था क्या करता था, सेब बना देता, हाँ। इसमें भी क्या होता है, इसका किसी तरफ से डिवीजन हो जाता है, क्या हो जाता है, किसी तरफ से, कोई गारंटी नहीं कि किधर से होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं इरेगुलर। क्या बोलते हैं? इरेगुलर। इसका प्रोसेस पूछेगा बाय फिगर, क्वेश्चन प्रोसेस बाय फिगर। तो फर्स्ट फिगर इसको बोलेंगे पेरेंट सेल। क्या बोलेंगे? पेरेंट सेल। इसका स्टेप देखो, सबसे पहले पेरेंट सेल, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का इलोंगेट हो जाना, यानी अब न्यूक्लियस का इलोंगेशन साइटोप्लाज्म में क्या होगा, यानी पूरा का पूरा सेल क्या होगा, इलोंगेट होने लगेगा। तो ये इस तरह से, और ये न्यूक्लियस भी अंदर में क्या हो गया, बड़ा होने लगा। इसको बोलते हैं इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, इलोंगेशन ऑफ इसके बाद डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और फाइनली रूप से ये है ठीक है। एक बार प्रोसेस को फिर से देख लो, ये है पेरेंट सेल, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, न्यूक्लियस का इलोंगेशन, किसका, न्यूक्लियस का। यहाँ पे न्यूक्लियस ज्यादा इलोंगेट होके क्या होने लगा, डिवीजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जैसे ही डिवीजन न्यूक्लियस का हुआ, फिर ये ब्रेक हुआ और दो अलग अलग डॉटर सेल ऑफ अमीबा। इस पूरे फिगर को याद कर लेना, स्टेप पूछता है, ठीक है। और ये क्या है, इरेगुलर मैग्नेटिक फिजन, क्या है, इरेगुलर मैग्नेटिक फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या पढ़े थे, जिसका एक पार्ट का बहुत सारे पार्ट में बढ़ जाना, स्प्लिट होके बहुत सारे डॉटर सेल में आ जाना। पेरेंट सेल का स्प्लिट होके बहुत सारे डॉटर सेल में आना क्या कहलाएगा, मल्टीपल फिजन। क्या कहलाएगा, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल देख लो, प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम क्या है, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल। इसके बारे में कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछता है प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, क्या है, प्रोटोजोआ, जिसके कारण मलेरिया हो जाता है। क्या हो जाता है, मलेरिया। और मलेरिया हम किस चीज से प्रभावित करता है, आरबीसी को। किससे, आरबीसी, मतलब मेरे आरबीसी को क्या करता है, प्रभावित करता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किससे होता है, किससे फैलता है, देखो प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। लेकिन इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैलाता कौन है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन है, मादा एनाफ्लीज, यानी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है। ये मलेरिया फैलाता है। मलेरिया के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, 1880 ईस्वी में। कब, 1880 में लेबरन, सबसे पहले लेबरन साइंटिस्ट था जो बताया कि इसको बीमारी और इसमें
मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण हुआ। किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण हुआ है। 1887 में रोनाल्ड रॉस नाम का एक है जो बताया कि इसको मक्खी के द्वारा, मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम वही जो अभी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी के बारे में पढ़ना है। मल्टीपल फ्यूजन होता है। उसमें क्या होता है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो डीएनए है, बहुत सारा कॉपी कर देता है। क्या कर देता है? बहुत सारा कॉपी कर देता है। और ये कॉपी को क्या करता है? ये छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देता है। छोटा छोटा पार्ट में, छोटा छोटा पार्ट में। ये समझ आ गया मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है? ये छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देता है न्यूक्लियस। हाँ, ठीक है, ये छोटा छोटा पार्ट में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। और यही जब, अच्छा, इसको जो घेरे रहता है, इसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? यही जब बहुत मात्रा में मतलब भर जाता है तो ये टूट जाता है। ये क्या टूट जाता है? ब्रेक हो जाता है। और ये फिर बहुत पार्ट में क्या हो जाता है? समझ में आ गया? फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? फ्रेगमेंटेशन देखो, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए होता है? तो फ्रेगमेंटेशन होता है किसके लिए होगा? स्पाइरोगैरा। अच्छा, स्पाइरोगैरा देखा है कहाँ पाया जाता है? स्पाइरोगैरा एक अलगी होता है। अलगे, अलगे कहाँ पे होता है? पानी में जो हरा हरा पूरा ऊपर ऊपर आ जाता है। हाँ, काई टाइप का एकदम हरा हरा, वही होता है अलगे। उसी में पाया जाता है स्पाइरोगैरा। इसमें देखो इसका किस प्रकार का होता है फ्यूजन। मान लो ये छोटा छोटा पार्ट में ऐसे ही लगेगा कि बटा हुआ टाइप का है। पूरे में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। क्या रहता है? न्यूक्लियस। पूरे में न्यूक्लियस रहता है। हम लोग अभी अमीबा वगैरह का देखे थे, उसमें क्या देखे थे? एक सेल होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। तो ये कितना सेल का हो जाएगा? ये हो जाएगा मल्टी सेलुलर। क्या हो जाएगा? तो स्पाइरोगैरा, इसका जो एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा, ये मल्टी सेलुलर है। क्या है? मल्टी सेलुलर स्पाइरोगैरा। अब देखो क्या होता है, जैसे ये पूरा एक है, अब यहीं से ये पार्ट वाइज टूट के अलग अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग अलग। तो इसको बोलते हैं फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं? कि फ्रैगमेंट हो जाना। यानी अब अगर 3 पार्ट में टूटा तो ये 3 अलग अलग क्या हो जाता है? 3 अलग अलग। इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। ये ग्रोथ करके फिर नया स्पाइरोगैरा बनाता है। ठीक है, ये फिर अलग अलग टूट के क्या हो जाता है? और ये अलग अलग टूट के एक पूरा ग्रो कर जाना, इसी को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तुम इसको यहाँ से काट दो, ये ग्रो कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ग्रो कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हर जगह पे न्यूक्लियस है। फ्रैगमेंटेशन समझ में आ गया? फ्यूजन और फ्रैगमेंटेशन में क्या फर्क है? फ्यूजन क्या है? फ्यूजन जिसमें होता है वो टूट के या तो मल्टीपल फ्यूजन होता है या फिर बाइनरी फ्यूजन। तो उस, हाँ, यूनिसेलुलर सब पढ़े हैं, ये मल्टी सेलुलर है। यानी इसके जितने भी सेल हैं उसमें क्या है? न्यूक्लियस भी भरा पड़ा है। अब जहां से इसको हम डिवाइड करेंगे न्यूक्लियस चला जाएगा, वहीं से ग्रो करके क्या हो जाएगा? नया जीव ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। समझ में आ गया फ्रैगमेंटेशन? तो यही फ्रैगमेंटेशन था। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे बर्डिंग। क्या पढ़ेंगे? बर्डिंग। अच्छा, बर्ड का मतलब क्या होता है? लिख लो। बर्ड मतलब होता है आउट ग्रोथ। क्या होता है? आउट ग्रोथ। बर्डिंग मेनली हम लोग को जो पढ़ना है सिलेबस में, 2 के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है ईस्ट के बारे में। ईस्ट क्या होता है, कोई बताएगा? एक हमको पढ़ना है ईस्ट, और दूसरा क्या पढ़ना है? हाइड्रा। बताओ ईस्ट क्या होता है? ईस्ट ये है जो बाहर का चीज खाता है। यूनिसेलुलर फंगस होता है। ये क्या होता है? फंगाई इसको बोलते हैं। ठीक है, फंगी। ठीक है, ये यूनिसेलुलर है ईस्ट का। ये जो हाइड्रा, ये मल्टी सेलुलर है। क्या है? तो एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टी सेलुलर। अच्छा, एक चीज तुम लोग सोचा होगा कि जैसे फ्रेगमेंटेशन हुआ, फ्रेगमेंटेशन कि जहां से काट दो वहीं से नया, तो क्या ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हो सकता है? नहीं हो सकता है। काहे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल अलग अलग चीज के लिए होता है। जैसे हम लोग में अलग अलग टिश्यू काम करता है, अलग अलग टिश्यू अलग अलग सेल से बनता है, तो
तो अब मान लो हाथ काट दिए तो थोड़े कि हाथ काट दिए तब यहाँ से नया हम बन जाएंगे, इस तरह का नहीं। लेकिन फ्रेगमेंटेशन जो होता है स्पाइर वगैरह वो सब सिंपल है, एकदम सिंपल प्रकार का सेल है, सिंपल प्रकार का, ठीक है। हाँ, अब एक ही सेल है तो उसमें क्या होगा, वो सब मरता कब होगा, मतलब उस सब का लाइफ पीरियड बहुत कम होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसका देखो बर्डिंग का पहले ईस्ट के बारे में देखेंगे क्या होता है। मान लो ये ईस्ट है, क्या है ईस्ट, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या होता है, इसके किसी भी जगह पे, इसके किसी भी सरफेस पे आउटर ग्रोथ होने लगता है। यानी मान लो ये है तो यहाँ पे ग्रोथ होने लगा, क्या होने लगा, ग्रोथ होने लगा एक इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब एक अगर उसके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर रहा तो। अब यहाँ पे ग्रोथ होने लगा और ये बर्ड फिर क्या होने लगा, ग्रो करने लगा, बहुत बड़ा हो गया, और जैसे ही बड़ा हुआ इसमें वजन आया, ये टूट के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी चैन बाई चैन इस तरह, जैसे ये हुआ इसका ग्रो कर गया, मान लो ये ग्रो कर गया, ठीक है। अब इसका न्यूक्लियस भी ग्रो होकर किस में आ गया, अब इसमें फिर से ये ग्रो कर गया आउटर सरफेस पे, और फिर से ये आ गया। मतलब इस तरह का ईस्ट का क्या होगा, रिप्रोडक्शन इसी तरह से, मतलब अगला रिप्रोड्यूस हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बर्डिंग। क्या बोलते हैं, बर्डिंग। किसके लिए था ये, ईस्ट के लिए। हाइड्रा का देखो, इसमें ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है, हाइड्रा कि हाइड्रा का रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या कहलाता है, बर्डिंग। क्या कहलाता है, बर्डिंग। हाइड्रा का फिगर देखो, इस प्रकार से, ठीक है। ये है इस तरह से, ये क्या है, हाइड्रा। ये ग्रीन कलर का होता है, इसको बोलते हैं टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं, इसका क्या काम है, फूड को पकड़ना। क्या काम है, वो इस तरह से इसे कर करके, और जो भी फूड आया बीच में खींच लेना है। क्या करना, या एक प्लेस से दूसरे जगह जाने में भी इसका यूज करता है, ठीक है। तो इसका दो काम है। टेंटिकल्स का क्या क्या काम है, एक प्लेस से दूसरे जगह मोशन करना भी, और फूड को अपनी ओर खींच लेना। अब ये क्या होता है, जैसे आउटग्रोथ बताया ना, बर्ड का मतलब आउटग्रोथ। किसी भी सरफेस पर मान लो यहाँ पे बर्ड क्या हुआ, फॉर्म हुआ, और ये फिर ग्रो करने लगा, और ग्रो करके सेम अपने जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे मान लो इस तरह से हुआ, और यहाँ पे टेंटिकल्स बनना स्टार्ट हो गया। जैसे ही इसमें वजन आया, क्या हो गया, वजन, ये यहाँ से टूट के, या पानी के बहाव के कारण, ये पानी में पाया जाता है हाइड्रा, पानी में बहाव के कारण ये टूट के और एक नया बन जाएगा हाइड्रा, ठीक है। इसलिए इसका नाम हाइड्रा है। हाँ, नाम इसका हाइड्रा है। ये एक्वेटिक क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये समझ में आ गया, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा और ईस्ट दोनों में बर्डिंग होता है। क्या होता है, बर्डिंग होता है, और ये रिप्रोडक्शन करता है। तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़ लिए, फिजन, फिजन में बाइनरी और मल्टीपल, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, अभी क्या है, बर्डिंग। फिर पढ़ेंगे रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है, अच्छा मेनली रीजेनरेशन होता किस में है, तो ये भी होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म। किस में होता है, रीजेनरेशन एक अलग प्रोसेस ही है। अगर इसको ठीक से जानना चाहो तो ये कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन ये होता किस में है, जिस तरह से फ्रेगमेंटेशन देखे थे ना कि कहीं से काट दो नया ग्रो कर जाता है, तो फ्रेगमेंटेशन जिस तरह से होता है, ठीक इसमें भी वही प्रोसेस होता है रीजेनरेशन का। ये होता है प्लेनेरिया में। क्या होता है, प्लेनेरिया में इस तरह का, ठीक है। ये इस प्रकार का एक जीव है, इसको मान लो क्या बोलते हैं, प्लेनेरिया, ठीक है। अब इसको क्या है, बीच से कहीं क्या कर दो, कट कर दो, तो ये ऊपर का जो पोर्शन है पूरा का पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और नीचे जो कटा है ये भी अलग बन जाएगा, एक प्लेनेरिया ग्रो कर जाएगा। क्या कर जाएगा, क्या चीज का फिगर है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इस ऑर्गेनिज्म का नाम है प्लेनेरिया। देखो ये क्या होता है, जैसे ही कटा क्या हो गया, कट दिया, तो प्लेनेरिया को अगर तुम आसान शब्दों में समझो तो ये क्या है, एक एबिलिटी है जो बॉडी पार्ट के किसी पोर्शन से पूरे का पूरा क्या हो जाता है, नया बॉडी जनरेट हो जाता है। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, इसका एक और एग्जांपल है तो स्टार फिश। क्या है, स्टार फिश। ये स्टार फिश जो होता है इस तरह से,
हाँ, सब में जैसे छिपकली का पूंछ तुम गेट बंद किया, उसका पूंछ कट गया, उसके पूंछ में ये एबिलिटी है कि फिर से वो क्या करने लगता है, रीजनरेट कर देता है। जैसे स्टारफिश को यहाँ से कट कर दो, अब कट कर दो, यहाँ से ये कट गया, अब इसमें ये एबिलिटी है इस सेल के अंदर कि ये फिर से क्या करने लगेगा, स्टारफिश करता है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, देखो स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है। क्या होता है, स्पोरेंजियम। उसके अंदर छोटा छोटा स्पोर होता है। क्या होता है, छोटा छोटा। मान लो ये इस तरह का एक है और यहाँ पे इस तरह से छोटा छोटा क्या होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, डॉट डॉट। इस छोटे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं, स्पोर्स। और ये क्या होता है, जो कवर लेयर रहता है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। ये क्या होता है, इसका एक स्पोर, मतलब एक स्पोर जनरेशन करने के लिए क्या होता है, उसके अंदर ये, हाँ, उसके अंदर ये प्रवृत्ति होता है कि उसका एक स्पोर नया प्लांट क्रिएट कर दे। क्या कर दे, नया प्लांट। और यही कारण है कि हम लोग इसका यूज करते हैं माउल्डिंग ऑफ ब्रेड। सुना होगा माउल्डेड ब्रेड। ये ब्रेड जो होता है, ब्रेड वगैरह में उसका, जैसे आटा छोड़ दो तुम, आटा को कर दो, हवा का स्पोर एक उस पे आ गया तो वहां पे वो एब्जॉर्ब, मतलब उस पे वो रह के और नया स्पोर क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, ये स्पोर है। ठीक है, इसके एक पार्टिकल को क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। ठीक है, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ये अपने इसका जहाँ पे उसको जिस तरह का क्लाइमेट चाहिए, अगर वो मिल गया तो वहाँ पे क्या करने लगता है, वहीं पे वो रिप्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, और एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देता है। इसका एक एक स्पोर, एक एक मतलब, हाँ, एक एक प्लांट पैदा करने में सक्षम है। इसका एग्जाम्पल है जो बार बार पूछता है, राइजो। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल में राइजोपस देना, माउल्डेड ब्रेड दे देना, जो भी है। तो स्पोरेंजियम क्या है, स्पोरेंजियम इस लेयर को बोलते हैं जिसके अंतर्गत स्मॉल पार्ट का जो है, जिसको स्पोर्स बोलते हैं, वो ये क्या करता है, जैसे ही इसके अंदर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या है, जैसे ही हवा या किसी कारण टूटा, ये स्पोर निकला एयर में, और जहां पे इसको उस तरह का अपना मिला कि यहाँ पे हम जर्मिनेट कर सकते हैं, वहीं पे वो स्टार्ट कर दिया, नया प्लांट क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर रूट भी होता है। क्या होता है, रूट भी होता है, रूट भी होता है। ठीक है, एक नया प्लांट को प्राप्त करना पुराने पौधों से, वो भी उसके वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव का पार्ट मतलब फ्लावर को छोड़ के स्टीम हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया, इस पार्ट से एक नया पौधा को प्राप्त करना, उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। समझ में आ गया। जहां पे फ्लावर यूज हो गया, फ्लावर का यूज होना मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल पार्ट है। अभी हम लोग किस पार्ट का यूज करते हैं, वेजिटेटिव, लीफ, रूट, स्टीम। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, टू टाइप्स। फर्स्ट नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। ठीक है, क्या क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है, अब इसको समझते जाओ। जैसे, और पूछता है लीफ से, जैसे लीफ है, मान लो एक लीफ है इस तरह से, और यहाँ पे एक बर्ड क्रिएट हो जाता है। क्या होता है, बर्ड। और धीरे धीरे इस बर्ड में क्या आ जाता है, रूट भी आ जाता है, स्टीम भी होने लगता है, और ये धीरे धीरे एक नया छोटा छोटा पौधा निकलने लगता है। तो इसी को बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पे किससे हो रहा है, लीफ से। किससे हो रहा है, लीफ से। इसका एक एग्जाम्पल भी है, मान लो पहले एक समझो, ये लीफ से है, एक हो गया स्टीम, एक क्या है, स्टीम।
स्टीम का बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया? पोटैटो। पोटैटो क्या है? बेस्ट एग्जांपल। अच्छा, हम लोग पोटैटो जो खाते हैं वो कौन सा पार्ट खाते हैं? स्टीम पार्ट खाते हैं, वो रूट नहीं है। पोटैटो जो है, पोटैटो जो हम लोग खाते हैं वो कौन सा चीज को खाते हैं? वो ना फ्लावर है ना रूट है, वो क्या है? पोटैटो में फ्लावर कहाँ से आ गया? अरे पोटैटो जो पार्ट है ना वो रूट नहीं है, वो क्या है? स्टीम। यानी हम उसके स्टीम पार्ट को खाते हैं। किस पार्ट को? स्टीम पार्ट को खाते हैं। तो अब देखो, तुम लोग देखा होगा कि घर में अगर पोटैटो है, दिन बाद क्या होता है, उस पर छोटा छोटा बर्ड निकल जाता है और वही फिर बर्ड बड़ा होके पेड़ भी क्रिएट कर देता है। तो इस प्रकार को बोलते हैं नेचुरल, जिसमें हम लोगों का कोई यूज नहीं है, वो अपने आप हो जाता है बाय नेचर। ठीक है। पोटैटो का छिलका होता है, या पोटैटो से जो नया क्या बनता है? नया पेड़ बनता है। तो उसमें क्या होता है? इसमें छोटा छोटा बर्ड निकलता है, काटा जाता है इसको छोटा छोटा पार्ट में, और उसको क्या किया जाता है? वो बोया जाता है, और वो छोटा छोटा पार्ट एक नया पेड़ बना देता है। तो ये इसी नेचर के कारण। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। रूट से ले लो। पोटैटो का छिलका से क्या खाते हैं? पोटैटो के छिलका को क्या कहते हैं? स्टीम खाते हैं तो छिलका को अरे उसके स्टीम का पार्ट है। क्या है? जैसे पोटैटो है ना, तो ये भी स्टीम पार्ट है। यही स्टीम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो ये पोटैटो का रूप ले लेता है। ठीक है, सब अपना अपना नंबर का चर्चा है। ये वेजिटेटिव का, नेचुरल वेजिटेटिव का लास्ट है फ्रॉम रूट। किससे है? रूट। बेस्ट एग्जांपल इसका है स्वीट पोटैटो। यहाँ पे सिर्फ ये पोटैटो है, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो वही आलू मीठा मीठा जो होता है, उस वो रूट पार्ट होता है। वो कौन सा पार्ट होता है? रूट पार्ट होता है। उसको भी क्या होता है? बस उसको ऐसे ही छोड़ दो, वो रूट पार्ट से नया बर्ड क्रिएट होगा और नया प्लांट क्रिएट हो जाएगा। तो ये सब क्या है? नेचुरल वेजिटेटिव। ठीक है। हम लोग को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, इसका मतलब क्या है? जो बाय नेचर से नहीं होगा, उसको हम लोग अपने मेहनत से, मतलब जिसमें हम लोग का यूज हो, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। इसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितना पार्ट में? 4 पार्ट में। एक है कटिंग। क्या है? कटिंग। कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर। ठीक है। फोर्थ क्या है? टिश्यू कल्चर। कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर। अब इसको पहले लिख लो, फिर बताएंगे कटिंग, लेयरिंग ये सब है क्या। क्या है? कटिंग। कटिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी एक पौधे को कहीं से कट कर दो। क्या कर दो? कट कर दो और उसको जमीन में डाल दो। उसको वहाँ जैसे ही अपना एटमॉस्फेयर मिला वो ग्रो कर जाएगा। एग्जाम्पल में रोज का पौधा है, उसको कट कर दो और कट करके क्या कर दो? जमीन में डाल दो, एक नया पौधा क्रिएट कर देगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कटिंग। कटिंग बहुत सिंपल है। क्या है? कट करके। अब अच्छा ये बताओ, आर्टिफिशियली कैसे हुआ? क्या कि इसमें हम लोग का यूज है। अगर उसको हम काट के अलग नहीं लगाए तो नहीं होगा। समझ में आ गया? कटिंग। सेकेंड है ग्राफ्टिंग। क्या है? ग्राफ्टिंग को अच्छे से समझ लो। दूसरा एग्जाम्पल में इसका क्या दे देगा? रोज प्लांट। ठीक है। इसका देखो ग्राफ्टिंग, ये 2 अलग अलग पौधों का होता है। किसका होता है? अलग अलग पौधों का। मान लो, लेकिन सेम ग्रुप का या सेम प्रजाति का होना चाहिए। जैसे नींबू का 2 अलग अलग पेड़, सेब का 2 अलग अलग पेड़, आम का 2 अलग। ही नहीं कि अब आम के साथ हम वो भी नया हो रहा है, लेकिन ग्राफ्टिंग में जो होता है वो अलग है। ये क्या होता है? मान लो आप जो बोल रहे हैं दूसरा फूल में दूसरा उगने आता है, ऐसे करके वो ग्राफ्टिंग नहीं, वो अलग चीज है। ग्राफ्टिंग का देखो क्या है? ग्राफ्टिंग का ये एक पेड़ है, मान लो इसका ये रूट पार्ट है। आम का ही पेड़ ले लो, दूसरे आम के पेड़ का स्टीम वाला पार्ट, रूट का पार्ट के अलावा ऊपर वाला पार्ट, वो क्या होता है? मान लो यहाँ से कट कर दिया, इसे मान लो पत्ता उत्ता लगा हुआ है। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। अब ये वाला पार्ट
यहाँ पे लाके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मान लो यहाँ वाला इस तरह से इसको लाके डाल देंगे और इसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा कवर करके वैक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, वैक्स। अब ऊपर वाला पार्ट जो है इसको सियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सियोन। और इधर वाले को स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो ये दोनों पार्ट को अलग अलग प्रजाति के, मतलब एक ही ग्रुप के अलग अलग, जैसे देखता हुआ कि ये आम या ये नींबू, इस टाइप का नींबू, उसको लगा दिए, इसको कुछ ही तक इस तरह से छोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा, ज्वाइन करके एक नया पेड़ क्रिएट कर देगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। सबसे पहले समझ लो लेयरिंग किस प्लांट के लिए होगा। लेयरिंग जो होगा सॉफ्ट प्लांट के लिए। किसके लिए, सॉफ्ट। अब मान लो लेयरिंग में होता क्या है, लेयरिंग में क्या होता है, ये पेड़ है, क्या है, ये पेड़, और इसका एक स्टीम जो है वो इतना सॉफ्ट है, इस तरह का इतना सॉफ्ट है कि वो तुम इसको क्या कर सकते हो, खींच के जमीन के अंदर डाल सकते हो। एग्जाम्पल में मैरीगोल्ड का हो गया या फिर जैस्मिन का ट्री हो गया। अब इसके स्टीम को क्या कर रहे हो, इसके स्टीम को मिट्टी सॉइल से क्या कर रहे हो, ढक दे रहे हो। जैसे ही सॉइल से ढक दिए और इसको उस तरह का मॉइस्चर मिला, ये अंदर में रूट क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा, रूट क्रिएट कर देगा। हाँ, और ये नया प्लांट क्रिएट कर देगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो ये एक नया पौधा बन गया। इस प्रकार के अच्छा एक चीज बताओ, हम इसलिए बोले सॉफ्ट कि हार्ड वाला प्लांट को, उसके स्टीम को हम नीचे करके क्या कर सकते हैं, टूट जाएगा। तो इसलिए ये सॉफ्ट, जिसका सॉफ्ट स्टीम हो उसके लिए होता है। इसको लाके सॉइल के नीचे ढक दो, लेयर्स कर दो, और अपने आप मॉइस्चर होगा तो रूट क्रिएट करेगा, और रूट क्रिएट करने के बाद एक नया प्लांट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैस्मिन हो गया। लास्ट टॉपिक देख लो, टिश्यू कल्चर क्या है। अब मान लो एक चीज एग्जाम्पल से समझो, पीयूष के पास एक पेड़ है। अब ये पेड़ बहुत बढ़िया है। अब इस पेड़ से हमको क्या करना है, इस मतलब सेम पेड़ चाहिए, और ये देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी टाइप का कटहल का पेड़ है। अब इसमें क्या होता है कि हम पेड़ तो चोरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके टिश्यू को, टिश्यू और सेल, पता है ना टिश्यू क्या है, सेल के कॉम्बिनेशन को टिश्यू बोलते हैं। तो ये पेड़ के ग्रोइंग पॉइंट से, कहाँ से, ग्रोइंग पॉइंट से एक सेल या टिश्यू को क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं, चुरा लेते हैं। लेकिन ये नहीं कि अपने गाय यहाँ से ले लिए, उसके लिए तुमको पूरे व्यवस्था के साथ जाना होगा कि वो जो निकाले सेल, उसको जिस जगह पे रखना होगा वो जगह भी तो होना चाहिए जहाँ पे वो सेल जिंदा रह सके। तो इस प्रकार से एक प्रॉपर मीडियम के साथ जाना होगा। ठीक है, और इस टिश्यू को या सेल को क्या कर दिए, निकाल के उसको प्रॉपर जगह पे रख दिए जहाँ पे वो ग्रो कर सके। और वो टिश्यू या सेल बराबर इसके मीडियम को चेंज करते रहना होता है। वो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें पहले रूट निकलेगा। क्या निकलेगा, रूट निकलेगा। रूट निकलने के बाद फिर क्या होगा, स्टीम। तो और नया पौधा ग्रो कर जाएगा। यानी किसी भी पौधे के एक सेल से नया पौधा बना देना किस प्रोसेस में आता है, टिश्यू कल्चर में आता है। समझ में आ गया, किसी भी पेड़ के साथ बस उसके सेल से और टिश्यू का यूज करते हैं। ठीक है, छोटा सा ग्रोइंग प्लांट से एक सेल निकाल देंगे तो पेड़ मर जाएगा। ठीक है, तो टिश्यू, अच्छा टिश्यू कल्चर का एडवांटेज भी पढ़ना पड़ता है। जितना भी इसका एडवांटेज, टिश्यू कल्चर का बहुत सारा एडवांटेज है, नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, टिश्यू कल्चर का एडवांटेज में एक सीधा एग्जांपल, डिजीज फ्री पेड़ होता है। क्या होता है, डिजीज फ्री। उसमें मतलब कम चांस है कि बीमारी हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी बीमारी होना मुश्किल है, लेकिन डिजीज फ्री होता है उसके तुलना में जो पेरेंट ट्रीथ है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे।